गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलएलबी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। हमने पिछली जो 2 क्लासेस आपकी करी थी उनमें अपराध शास्त्र क्या है, उसकी प्रकृति और विस्तार के बारे में हमने बात की थी। क्या अपराध शास्त्र एक विज्ञान है या नहीं है, इसके बारे में भी हमने विस्तृत रूप से आपको बातें बताई थी। अब इसी क्रम में हम आज बात करते हैं कि अपराध शास्त्र की विषय वस्तु या इसका स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि अपराध शास्त्र का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के निर्धारण में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जो अपराध शास्त्री हैं उन अपराध शास्त्रियों को अपराध शास्त्र के क्षेत्र निर्धारण में बहुत सारी कठिनाइयाँ महसूस होती है, और इसका एक ही कारण है कि अपराध शास्त्र भी एक सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र निर्धारण में जिस प्रकार से कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक उसी प्रकार से कठिनाइयाँ हमारे अपराध शास्त्र के क्षेत्र निर्धारण में भी आनी तय है, और निश्चित रूप से ये कठिनाइयाँ आती हैं। व्यापक क्षेत्र है इसका, जो अपराध शास्त्र है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, उसको एक क्षेत्र में बांधना उचित भी नहीं है। सदरलैंड ने कहा है कि अपराध शास्त्र के 3 क्षेत्र हैं। जो तत्व के रूप में हम देखते हैं कि 3 तत्व हैं इसके। सबसे पहले कानून बनाने की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, कानून बनाने की प्रक्रियाएं। दूसरा कानून तोड़ने की प्रक्रियाएं, कानून बनता है तो कानून टूटता भी है। कानून तोड़ने की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ लॉ ब्रेकिंग। तीसरा कानून तोड़ने से उत्पन्न प्रतिक्रिया, जो कानून टूटता है उस कानून टूटने पर क्या प्रतिक्रिया होती है, रिएक्टिंग टुवार्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉ, कि क्या प्रतिक्रियाएं होती है। तो 3 तत्व हो गए सदरलैंड के हिसाब से। पहला कानून बनाने की प्रक्रिया, जो कि विधायिका काम करती है। विधायिका जो लेजिस्लेचर है उसका काम है कानून बनाने का, वो कानून बनाता है। तो सबसे पहला जो प्रक्रिया है वो है कानून बनाने की। दूसरी प्रक्रिया आती है कानून तोड़ने की। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको पता है कि कानून क्या है, फिर भी उस कानून को तोड़ते हैं, तो कानून तोड़ने की प्रक्रिया है। तीसरा, जब कानून टूट जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा कानून तोड़ा जाता है, तो उस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या रिएक्शंस होते हैं, वो तीसरा भाग है। भाई कानून अगर कोई तोड़ेगा तो उसको दंड मिलना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से कानून बनाने की प्रक्रियाएं, कानून तोड़ने की प्रक्रियाएं, और कानून तोड़ने के उपरांत होने वाली प्रतिक्रिया, रिएक्शंस, ये जो प्रक्रियाएं हैं वो अंतः क्रियाओं के एक ही क्रम है। ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं, तीनों प्रक्रियाएं अंतः क्रियाओं का एक ही क्रम है, एक के बाद एक जुड़ता है। कानून बनता है, टूटता है, टूटने के बाद में उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो ये है इंटरेक्शन ऑफ यूनिफाइड सीक्वेंस, इंटरेक्शन ऑफ यूनिफाइड सीक्वेंस, अंतः क्रियाओं का एक ही क्रम, ये प्रक्रियाएं बताइए सदरलैंड ने। अब उन्होंने इसको स्पष्ट किया है कि प्रत्येक समाज में कुछ अवांछित क्रियाएं जो कि राजनीतिक समाज में अपराध होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो कि राजनीतिक समाज में अपराध होती हैं। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होते हैं, वो राजनीतिक समाज में अपराध माने जाते हैं। मानव स्वभाव के अनुसार कुछ जो लोग होते हैं वो वर्जना के बावजूद क्रियाओं को कार्य रूप में लेते हैं। वर्जना होती है कि ऐसा काम नहीं करना है, फिर उसके बावजूद भी कई लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं जो उस काम को कर लेते हैं। तो ऐसे काम को कार्य रूप में लाते हैं
और जो राजनीतिक समाज है वो राजनीतिक समाज प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। राजनीतिक समाज से मतलब है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा राजनीतिक समाज है। तो वो प्रतिक्रिया देता है और प्रतिक्रिया दंड, उपचार या निरोध के रूप में देता है। या तो दंड दिया जाए या फिर उसका उपचार किया जाए या फिर उसको निरोध, डिटेंशन किया जाए। इसके माध्यम से राजनीतिक समाज अपनी प्रतिक्रिया निर्धारित करता है, व्यक्त करता है। अतः ये पारंपरिक अंतःक्रिया का अनुक्रम ही अपराध शास्त्र की विषय वस्तु है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पारस्परिक अंतःक्रिया है, जो पारस्परिक अंतःक्रिया है, कानून बनाना, कानून तोड़ना, उसके बाद में प्रतिक्रिया, तो ये पारस्परिक अंतःक्रिया का अनुक्रम ही अपराध शास्त्र की विषय वस्तु मानी जाती है। ये सदरलैंड के हिसाब से है। अपराध शास्त्र का अध्ययन केवल अपराधों के कारणों की जांच पड़ताल और नियंत्रित करने के उपयोग तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें ध्यान देने की चीज़ है कि अपराध शास्त्र का अध्ययन केवल अपराधों के कारणों की जांच पड़ताल और उन्हें नियंत्रित करने के उपयोग तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। केवल उपयोग तक सीमित नहीं रहें, कारणों की जांच तक सीमित नहीं रहें। यह विषय जो होता है वास्तविक अपराधों के अलावा कुछ ऐसे आचरणों पर भी दृष्टिपात करता है। ये जो विषय है अपराध शास्त्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या करता है, वास्तविक अपराधों के अतिरिक्त कुछ ऐसे आचरणों पर भी दृष्टिपात करता है, आचरणों को भी देखता है जो यद्यपि अपराध नहीं है। ऐसे आचरण जो कि अपराध नहीं है परंतु फिर भी अपराध प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं। कोई कार्य, मान लेते हैं कि कोई कार्य अपराध नहीं है, लेकिन वो जो कार्य है वो कई अपराध प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। सदरलैंड के हिसाब से समाज शास्त्र, अपराध शास्त्र के 3 भाग होते हैं। सदरलैंड ने अपराध शास्त्र के 3 भाग बताए हैं। सबसे पहला है विधि का कारण शास्त्र, क्रिमिनल इटियोलॉजी, विधि का कारण शास्त्र, क्रिमिनल इटियोलॉजी, अपराध शास्त्र के कारणों, तथ्यों का अध्ययन करना, इसके अंतर्गत ये होता है। अपराध यानी अपराध के कारणों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। किस कारण से अपराध हुआ है, उसके क्या क्या तथ्य हैं, तो इन तथ्यों का और कारणों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जो आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन और जन्म देते हैं। ऐसे जो अपराध के कारणों का और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन और बढ़ावा देते हैं, जन्म देते हैं। दूसरा इन्होंने, सदरलैंड ने बताया है अपराध शास्त्र के दूसरा भाग बताया विधि का समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। विधि का समाज शास्त्र क्या है, अपराध शास्त्र को माना जाता है। ये सदरलैंड के आधार पे है। आपराधिक कानून के विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। आपराधिक कानून है उनका विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार से उनका विकास हुआ है, कानूनों का, जो आपराधिक कानून है उनका विकास किस तरह से हुआ है, उनका विश्लेषणात्मक पद्धति से अध्ययन किया जाता है। दूसरा, उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत विधि का निर्माण होता है। ऐसी प्रक्रियाएं भी अध्ययन में लाई जाती हैं जिनके अंतर्गत विधि का निर्माण होता है। तो वो प्रक्रियाएं लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैं। अपराध शास्त्र के इस विभाग के अंदर, यानी कि जो समाज का विधि का समाज शास्त्र जो है उसके अंतर्गत विधि निर्माण, यानी ये विधायिका का काम हो गया, विकास होना और महत्व, इन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित होता है। एक तो विधि निर्माण पे, दूसरा विकास पे और उसके महत्व पे। तीसरा जो भाग है सदरलैंड के आधार पे अपराध शास्त्र का तीसरा भाग, वो है दंड शास्त्र, पेनोलॉजी।
पेनोलॉजी हो गया अपराधों को कम करने और समाप्त करने के लिए निर्मित दंड व्यवस्था का अध्ययन करना, कि जो अपराध हैं उन अपराधों को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे समाप्त किया जा सकता है, और निर्मित इसके लिए जो बनी हुई दंड व्यवस्था है उसका अध्ययन किया जाता है कि जो हमने दंड व्यवस्था बनाई है वो कैसी है, उसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। इसके बारे में मैं एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा, जो कि ये है कि दंड शास्त्र थोड़ा भ्रम पैदा करता है, थोड़ा ऐसे भ्रम पैदा हो जाता है कि वास्तव में देखा जाए तो दंड शास्त्र के अंतर्गत केवल शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या अन्य प्रकार के दंड ही शामिल नहीं है इसमें। शारीरिक दंड, मानसिक दंड, आर्थिक दंड और अन्य प्रकार के जो दंड है वो ही शामिल नहीं है, इसमें सुधारात्मक पद्धतियाँ भी शामिल हैं जो कि अपराधी में सुधार, अपराधी के आचरण में सुधार लाने में कारगर होती हैं। ऐसी सुधारात्मक पद्धति भी इसमें शामिल है जिसका उद्देश्य होता है अपराधियों का सुधार करके अपराध प्रवृत्ति को समाप्त करना। इस सुधारात्मक जो पद्धति है उसका मेन उद्देश्य होता है कि अपराधियों में सुधार करना और सुधार करके अपराध प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना। ये होना आवश्यक है, अपराधियों में सुधार हो और अपराध प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए। उन अपराधियों के अंदर अंतर मन में बैठी हुई जो अपराध प्रवृत्ति है उसको समाप्त किया जाना है। सुधार के साथ साथ उनमें अपराध प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना जरूरी है। केवल यही आवश्यक नहीं है कि जो अपराधी है उसको दंड दे दिया, चाहे वो दंड आपने शारीरिक रूप से दे दिया हो या फिर आर्थिक रूप से दे दिया हो, मानसिक रूप से दे दिया या फिर और अन्य प्रकार के जो दंड हमारे हैं वो दंड आपने दे दिए हों, लेकिन इसके अंतर्गत एक चीज़ और शामिल है, वो है सुधारात्मक एस्पेक्ट। जो सुधारात्मक पद्धति जो है उस पद्धति का भी इसमें यूज होना चाहिए, ये भी इसमें शामिल है। और सुधारात्मक पद्धति शामिल होने के कारण अपराधियों में सुधार हो सकता है और अपराध प्रवृत्ति को समाप्त भी किया जा सकता है। तो हर देश की जो दंड व्यवस्था है, अपराध सुधार व्यवस्था है, उस अपराध सुधार व्यवस्था में ये चीज़ आवश्यक रूप से शामिल की जानी चाहिए कि अपराधियों को केवल दंड से ही नहीं, उसको सुधारात्मक पद्धति से भी समाज के अंदर उसको स्थान दिलाने में सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि और जो यहाँ पे जो अपराध प्रवृत्ति को समाप्त करना जो उद्देश्य है वो जो राज्यों द्वारा अपनाई जाती है, ये पद्धति राज्य भी अपनाते हैं कि सुधारात्मक पद्धति। जो ऐसे अपराधी जो किशोर अपराधी होते हैं उन किशोर अपराधियों के प्रति हमारी दंड व्यवस्था थोड़ी रियायत बरतती है। उन व्यक्तियों को जो कि किशोर वर्ग के हैं तो उनको दंड न देके उनको सुधारात्मक प्रक्रिया से गुजारती है ताकि उनके अंदर सुधार हो सके और वो समाज के अच्छे नागरिक बन के उभर सके। यहाँ पे राज्य द्वारा जो अपनाई जाती हैं वो पद्धतियाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे प्रोबेशन है, पैरोल है, निलंबित सजाएं हैं, तो इनको यूज करके वो अपराधियों में सुधार कर सकती है और साथ ही साथ अपराध प्रवृत्ति को अपराधियों के मन में से, आत्मा में से, मस्तिष्क में से निकाल के फेंकी जा सकती है। अब दूसरा जो है यहाँ पे हम बात करते हैं इलियट महोदय की। इलियट ये भी अपराध शास्त्री थे, जैसे सदरलैंड हैं वैसे ही इलियट भी एक अपराध शास्त्री के रूप में अपना एक अहम स्थान रखते हैं। इनके द्वारा अपराध शास्त्र के 4 प्रमुख तत्व बताए हैं कि अपराध शास्त्र के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। इनमें सबसे पहले अपराध की प्रकृति। अपराध की प्रकृति, नेचर ऑफ द क्राइम। तो इसके अंतर्गत विविध दृष्टिकोणों से अपराध की व्याख्या की जाती है। बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, सामाजिक, आर्थिक या वैज्ञानिक, और बहुत सारे जो दृष्टिकोण हैं उन दृष्टिकोणों के हिसाब से अपराध की व्याख्या की जाती है।
व्याख्या, उसका सकारात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें मेन है कि अपराध क्या है, व्हाट इज द क्राइम, अपराध क्या है। इस प्रश्न का उत्तर भी इस तत्व में दिया जाता है कि अपराध क्या है, और इसके तत्वों और विशेषताओं को भी स्पष्ट किया जाता है। अपराध क्या है इसका तो उत्तर दिया ही जाता है, इसके साथ साथ इसके तत्व और विशेषताएं उनको भी स्पष्ट रूप से बताया जाता है। दूसरा, एलियट ने दूसरा जो तत्व बताया है वो आपराधिक व्यवहार के कारण, आपराधिक व्यवहार के क्या कारण हैं इसके बारे में बताया है। तो ये अपराध शास्त्र की कारण संबंधी व्याख्या कहलाती है कि अपराध शास्त्र की कारण संबंधी व्याख्या क्या है, तो आपराधिक व्यवहार के कारण जो कि इलियट ने दी है। अपराध के कारण और अपराध के उत्तरदायित्व का भी अध्ययन किया जाता है। अपराध का क्या कारण है और अपराध का उत्तरदायित्व, इनका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि अपराध क्यों होते हैं, अपराध क्यों होते हैं। यहां पर ये ध्यान रखने वाली चीज है। पहले इसने जो इलियट ने बताई थी अपराध की प्रकृति, उसके अंदर अपराध क्या है उस प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरा, आपराधिक व्यवहार के कारण जो यहाँ पे जो अपराध शास्त्र की कारण संबंधी व्याख्या है उसके अंतर्गत ये पूछा है, यहाँ पे ये बात की गई है कि अपराध क्यों होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, अपराध क्या है और अपराध के कारण क्या हैं, अपराध क्यों होते हैं। तीसरा, अपराधियों का वैयक्तिक अध्ययन, अपराधियों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन, पर्सनली जो अध्ययन है अपराधियों का वो है इसके अंतर्गत। तो अपराधी के व्यक्तित्व का विश्लेषण, सबसे पहले अपराधी के व्यक्तित्व का विश्लेषण, उसका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी कैसी है, उस पर्सनैलिटी का विश्लेषण किया जाता है और व्यक्ति का अपराध के साथ संबंध स्थापित किया जाता है कि क्या इस व्यक्ति का इस अपराध के साथ में संबंध हो सकता है। तो इस प्रकार से उसका संबंध स्थापित किया जाता है और क्या संबंध है वो भी स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर पर्सनली विश्लेषण किया जाता है अपराधी का, और अपराधी का उसके व्यक्तित्व के साथ, यानी व्यक्तित्व का उस अपराध के साथ क्या संबंध है वो स्थापित किया जाता है। चौथा, अपराधियों का उपचार या दंड, जो अपराधी हैं उनका या तो उपचार हो या उनको दंड मिले। अपराध शास्त्र का कार्य ये भी है कि अपराधियों को दंडित किया जाए, ये भी काम है अपराध शास्त्र का कि अपराधियों को दंडित किया जाए। दंड के दो उद्देश्य बताए गए हैं, यहाँ इलियट ने दो उद्देश्य बताए हैं। पहला तो ये है कि ये दंड क्यों दिए जाते हैं, दंड दिए जाने के उद्देश्य। सबसे पहला तो यह है कि दंड के भय के कारण भविष्य में अपराध को रोकना। दंड का भय होगा तो अपराधी भविष्य में उस प्रकार के या कोई भी अपराध करने से कतराएगा, वो अपराध करने से बचेगा। दूसरा, अपराधी में सुधार करना। तो ये दो उद्देश्य बताए हैं दंड देने के इलियट ने। एक तो अपराधी में ऐसा भय पैदा कर देना, इस भय के कारण वो दोबारा से अपराध न करे। दूसरा, अपराधी में सुधार किया जाना, अपराध वो वापस करने की सोचे नहीं, उसमें मन में दिमाग में इस तरह की चीज़ें भरी जाएं जिससे कि वो अपराध करने के बारे में नहीं सोचे, उसमें सुधार किया जाए। तो ये दो उद्देश्य यहाँ पर हैं। अब अपराध शास्त्र के अंतर्गत इसको हम एक संक्षेप में कह सकते हैं कि अपराध शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। मानव व्यवहार के अपराधी पक्ष का अध्ययन किया जाता है। जो मानव व्यवहार है, समव्यवहार है, उसके कार्यकलाप है, जहाँ तक हमारे दंड विधियों के हिसाब से वो सही कृत्य कर रहा है तब तक कोई अपराध नहीं है। लेकिन
हमारे दंड विधियों के अंतर्गत वो अगर कोई ऐसा कृत्य करता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, तो उस व्यवहार का, उस मानव व्यवहार का अपराधी पक्ष का अध्ययन ये किया जाता है अपराध शास्त्र के अंतर्गत। दूसरा, आपराधिक विधि की व्याख्या की जाती है इसमें कि आपराधिक विधि क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, क्रिमिनोलॉजी क्या है, उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा है, विधि को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए दंड नीति की व्यवस्था भी शामिल है कि किस प्रकार से आपराधिक विधि को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए। इसके लिए दंड नीति की व्यवस्था, कि दंड नीति की व्यवस्था कैसी हो, वो इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं रेड जिन विच। ये अपराध शास्त्री हैं रेड जिन विच। इन्होंने अपराध शास्त्र का अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर अपराधों के कारण कि अपराध क्यों होते हैं। दूसरा, आपराधिक नीति कि आपराधिक नीति क्या है। तीसरा, आपराधिक विधि, आपराधिक विधि क्या है। तो अपराधों के कारण, नीति और विधि, ये तीनों शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अपराध शास्त्र का। यहाँ पर यह कहना बिल्कुल उपयुक्त होगा कि अपराध विधि एक अलग विषय है। अपराध विधि क्या है, एक सेपरेट सब्जेक्ट है, अलग विधि है। इसको अपराध शास्त्र में शामिल करने का अर्थ होगा अपराध शास्त्र का सीमा रहित विस्तार किया जाना। कि जो हम यहाँ पे अपराध विधि की बात कर रहे हैं, अपराध विधि, वो अपराध विधि एक अलग विषय है और अलग विषय होने के कारण अगर इसको अपराध शास्त्र में हम शामिल कर लेंगे, अपराध शास्त्र में इसको शामिल कर लें, इसका अर्थ क्या होगा कि अपराध शास्त्र का जो क्षेत्र का विस्तार है वो सीमा रहित हो जाएगा। इसमें इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, और इस प्रकार का जो सीमा रहित विस्तार होगा वो उचित नहीं होगा, ये अनुचित होगा। वस्तु स्थिति यह है कि आज अपराध शास्त्र वास्तविकता का वैज्ञानिक विश्लेषण कर अपराध शास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में प्रयत्नशील है। यानी यहाँ पर हम विशेष बात करेंगे आपसे कि आज की वर्तमान स्थिति में अपराध शास्त्री वास्तविकता का वैज्ञानिक विश्लेषण करके अपराध शास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में प्रयत्नशील है। कि अपराध शास्त्र का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते हैं और वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करके उसको वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में प्रयत्नशील है। अपराध शास्त्र के क्षेत्र विस्तार में सहायक, अपराध शास्त्र का जो क्षेत्र विस्तार है उसमें क्या चीज सहायक है, उसमें है ज्ञान व अनुभव। ज्ञान व अनुभव का दिनों दिन बढ़ता हुआ आयाम, कि लगातार ज्ञान और अनुभव का जो आयाम है वो लगातार बढ़ रहा है। इसलिए अपराध शास्त्र के क्षेत्र विस्तार में ये सहायक है, ज्ञान और अनुभव। अब परंपरागत अपराध शास्त्र की बात करें, जो परंपरागत अपराध शास्त्र हमारा चला रहा है, इस के विरोध में एक नवीन अपराध शास्त्र ने जन्म ले लिया है। इसका उदय हो गया नवीन अपराध शास्त्र का, जिसको कि आलोचनात्मक अपराध शास्त्र के नाम से जानते हैं। यह आलोचनात्मक अपराध शास्त्र ये जॉन गेलिहर और मैककार्ट ने इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अमेरिका में आलोचनात्मक अपराध शास्त्र का जो उद्भव है, अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका में आलोचनात्मक अपराध शास्त्र का जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ पर वर्तमान काल में समाजशास्त्र में होने वाली बुद्धिजीवी हलचल है।
समाजशास्त्र में जो बुद्धिजीवी हलचल जो हो रही है वो इसका कारण है। उसका स्रोत है 1970। 1970 में सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन हुए थे। 1970 में क्या हुआ था? सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन हुए थे। ये वो समय है जबकि वियतनाम युद्ध हुआ था, और वियतनाम युद्ध एवं प्रत्येक संस्कृति के विकास का समाज पर बढ़ता हुआ प्रभाव, यानी यहाँ पर जब वियतनाम का युद्ध हुआ था तो और प्रत्येक संस्कृति के विकास का समाज पर बढ़ता हुआ राजनीतिक विरोध का प्रमुख कारण मानते हैं। समाज पर जो राजनीतिक विरोध बढ़ा है वो इसको प्रमुख माना जाता है। तो जो प्रति संस्कृति का विकास हुआ सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन के कारण, जो आपस में जो संस्कृतियां हैं उनका आदान प्रदान हुआ। वियतनाम के युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं हम, तो संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, और आदान प्रदान होने से समाज पर बढ़ते हुए राजनीतिक विरोध को यहाँ पे प्रमुख मान के चलते हैं जॉन गैलियर और मैककार्टने। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर पे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और अपनी पढ़ाई को लगातार आप जारी रखे हुए हैं। हमारे सामने ये विडंबना आ रही है कि हम ऑफलाइन क्लास बंद करके आपको ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से जितना हमसे कुछ बन पा रहा है वो हम आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी मेहनत पर भी ध्यान दें और आप अपनी पढ़ाई पर भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और मैंने बार बार यही कहा आपसे कि आप अपना नाम और क्लास, जब ये YouTube पर वीडियो डले, कोई भी वीडियो डलता है तो उस वीडियो में आपको अपनी नाम और क्लास ज़रूर मेंशन करना है। ये हमारे लिए इस बात में सहायक होगा कि हम आपकी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकें। क्लासेज आपकी ऑफलाइन हो नहीं रही है और अटेंडेंस 75% हमें चाहिए, और वो 75% हाजिरी हम सर्टिफाइड करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरवा पाएगा। नहीं तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने से भी वंचित हो सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें, कोशिश नहीं है, पूरी तरह से आपके लिए आवश्यक है कि आप निश्चित रूप से अपना नाम और क्लास हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप बाहर नहीं निकल रहे, आप अपने घरों में हैं, आप अपना काम घर से ही कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई घर पे बैठ के कर रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि हम जल्द ही आपसे आमने सामने रूबरू होंगे। और उस समय जो मुझे खुशी होगी वो अपार होगी। और कोशिश ये करें कि अपने स्वयं को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, और अपने आसपास के लोगों को भी बचाने में आप सहायक हो सकते हैं। मास्क पहने, हाथ धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग बार बार करें। सरकार की गाइडलाइन का पालन भी आपको करना आवश्यक है। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।